दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ देखेंगे मंथली करंट अफेयर। तो बहरहाल ये नवंबर का होगा, बट इसमें जो न्यूज़ होंगे वो अक्टूबर महीने को होंगे। तो इसे हम मंथली करंट अफेयर नवंबर महीने का कर सकते हैं, ठीक है। सभी आप जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है कि जो भी मंथली करंट अफेयर आते हैं पिछले महीने के ही होते हैं। न्यूज़ तो पिछले महीने के होते हैं। और हम यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद में फिर हम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसका हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे आपने सुना होगा, आजकल राहुल गांधी जी जो हैं भाषण में अपने एक्सरे की बात करते रहते हैं। भारत का एक्सरे करना जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से हम अपने सभी क्वेश्चंस का एक्सरे करेंगे, ठीक है। और ये भारत का एक्सरे, जिस एक्सरे की बात राहुल गांधी करते हैं वो कौन सा एक्सरे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। भारत का एक्सरे क्या है जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन की एक्सरे करेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला बॉक्स में इतना जूम सही है या और बड़ा कर लें, ठीक है। आपको जो भी सुझाव लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और चलें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप देखिएगा पूरा सेशन देखिए, पूरा एकदम ये बिल्कुल नए तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि कुछ नए नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सरे भी हम करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। और इसी क्रम में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत टैक्स 2024 आयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। भारत टैक्स, देखिए भारत टैक्स क्या है आपको बताते हैं। भारत टैक्स ये किसने, पीयूष मंत्री जी ने लागू किया है। पीयूष मंत्री जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं उनने लागू किया है, ठीक है। और ये आयोजित किया जाएगा कब, कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो फिलहाल हम ऑप्शन देख लेते हैं। भारत फरवरी 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि में दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ, कपड़े का यहाँ मेला लगाया जाएगा, ठीक है। एक तरह से मेला लगाया जाएगा। यदि जो भी कंपनियाँ होंगी उसमें जाना चाहती है तो अभी से एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट बाकायदे खुला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर भारत टैक्स जब आयोजित किया जाएगा कब, फरवरी 2024 में, तो आप भी वहाँ पे अपना मेला लगा सकते हैं। ये देश विदेश सभी के लिए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देश विदेश सभी की कंपनियाँ आ सकती हैं वहाँ पे। और आपको हम बता दें भारत टैक्स ये कहाँ पर है, आपने भारत मंडपम, जिसमें कि देखिए क्या है, यह आयोजन कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद की एक संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है, यूनियन द्वारा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्रालय ने भारत टैक्स 2023 का मेला लोगो भी लॉन्च किया, ठीक है। तो लोगो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। लोगो क्या है, और वेबसाइट और वीडियो भी लॉन्च किया है। तो पहला पर यहाँ हम देखेंगे कि भारत टैक्स है क्या। तो भारत टैक्स क्या है, सबसे बड़ा दुनिया का कपड़ा कार्यक्रम होगा। सारी कंपनियाँ वहाँ पे आएंगी, ठीक है। कॉटन वगैरह की जो कंपनियाँ होंगी ब्रांडेड, तो वो आएंगी वहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए अभी से एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, प्रगति मैदान में ये किया जाएगा। प्रगति मैदान में आपने सुना होगा भारत मंडपम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही हैं, उत्तर में ऑप्शन तीनों सही हैं। और चलिए इसका डिटेल देखिए कहाँ पर ये होना है, थोड़ा देख लेते हैं। ये भारत मंडपम में होना है, ठीक है। भारत मंडपम आपने सुना होगा। हाल ही में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम एक्सरे कर लेते हैं इस टॉपिक का। तो एक्सरे ये है कि G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था बताइए हमें। G20 का सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया, तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो भी भारत मंडपम में ही किया गया था। तो ये भारत मंडपम का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। देखिए प्रगति मैदान आपने सुना होगा, प्रगति मैदान दिल्ली में, प्रगति मैदान का नाम आपने सुना होगा। ये प्रगति मैदान जो है यहाँ पे सबसे पहले 3 नवंबर को, यानी कि नवंबर 1972 में एशिया 72 अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया था। एशिया 72 इसका नाम था, 72 में आयोजित किया गया था, इसलिए एशिया 72 नाम था। क्या था, एशिया 72 उस मेले का नाम था, ठीक है। तो एशिया 72 मेला वहाँ आयोजित किया गया। इसके बाद में प्रगति मैदान, हमेशा आप जानते होंगे कुछ ना कुछ प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है। तो उसी को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत मंडपम बनाया। भारत मंडपम क्या है, हम आपको यहाँ पे भारत मंडपम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप लगा देते हैं, पहले आप देख लीजिए। इसके बाद में हम आगे इसका एक्सरे और करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वीडियो क्लिप भारत मंडपम का। यह है भारत मंडपम का सीन। यहीं पे G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था, यहीं पर G20 सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत मंडपम का सीन है। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ है, ठीक है। प्रगति मैदान का 123 एकड़, टोटल कितना हो जाएगा, 123 एकड़। 123 एकड़ मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग 26 फुटबॉल मैच
का जो ग्राउंड होता है 26 फुटबॉल मैच का ग्राउंड बन जाएगा उतना में, ठीक है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका यहीं पे सूर्य द्वार भी बना हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सूर्य द्वार यहीं पे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा भारत मंडपम, ठीक है। 123 एकड़ में मैंने जैसे कि बताया कि 123 एकड़ में यह बना हुआ है। 123 एकड़ में आप अंदाज़ा लगाइए 26 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर यह है, ठीक है। और इसमें जो है 7 टोटल हॉल बने हुए हैं, 7 हॉल बने हैं, ठीक है। तो हॉल नंबर जो 3 है, हॉल नंबर 3 है 7 में से, तो उस हॉल नंबर 3 में ही G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हॉल नंबर 3 की आप विशेषता जानिए, इसमें लगभग 7000 लोग को बैठने की व्यवस्था है एक साथ। 7000 लोग, 7000 लोग, समझ गए? 7000 लोग मतलब एक फुटबॉल मैच जो है सिडनी बैगर का उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है भारत मंडपम, यहीं पे आयोजित किया जाएगा। तो ये बनाया ही इसीलिए गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस के जितने भी होती हैं MSME, उनको सहायता आगे किया जाएगा। कोई भी आयोजन रखना हो आगे इस तरह की तो यहाँ पे किया जाएगा, इसीलिए यह भारत मंडपम इस तरह का बनाया गया है जो प्रगति मैदान में ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से आपने समझ लिया। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस लिए किया जाएगा? भारत टैक्स की हम बात करें। भारत टैक्स जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? ये भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में आसानी। तो बिजनेस करने में आसानी का मतलब कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है, आप आइए अपने अपने सारे रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करा के इस भारत मंडपम में आप आराम से अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, जिसमें देश विदेश से सभी लोग आएंगे। तो उन्हें बिजनेस करने में आसानी हुई ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे हमारा ऊपर रैंक जाएगा, ठीक है। ये भी बेनिफिट होगा। चलिए इतना समझ लिया आपने, तो बाकी डिटेल थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशु भूमि में दुनिया के सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 से आयोजित किया जाएगा। यही आपको याद रखना है, भारत टैक्स 2024। ये दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्यक्रम में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, कपड़ा कार्यक्रम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप शब्दों का चयन करना होता है एग्जाम में। 21 अक्टूबर 2023 को कपड़ा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में भारत टैक्स 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत टैक्स 2023 का मेला लोगो और वेबसाइट वीडियो भी लॉन्च किया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन होने वाला है। जिसे भी रजिस्ट्रेशन कराना हो भारत टैक्स 2024 में अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए, अपना जो भी मटेरियल है, आप कोई कंपनी है मतलब, अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो इस वेबसाइट पर जाके अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसी के आधार पे वहाँ आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। उस टाइम में जानकारी के लिए, वैसे हम आप बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसका हमने एक्सरे किया पूरा भारत टैक्स के बारे में। और ये भारत मंडपम एक्सरे के तहत हमने देखा भारत मंडपम क्या है, कितना उसकी स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। और प्रगति मैदान जो कि 1972 से एशिया के अंतर्राष्ट्रीय मेला एशिया 72 नाम से हुआ था, उसके बाद से ही वहाँ पे तरह तरह की हर एक आयोजन इस तरह के किए जाते रहे हैं, हमेशा मेले का आयोजन किया जाता रहा है। उसी में एक स्टेप आगे ये हुआ हमारा कि अब भारत मंडपम बना दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जिसे भी जब ज़रूरत हो और आयोजन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी उससे आगे हमारा बढ़ेगा, ये बेनिफिट होगा। और कहा जाता है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनने वाले हैं विश्व में, तो ये भी बनाने में हमें सहयोग करेगा, ठीक है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हमारा ऊपर होगा तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जितनी भी बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, तो इसी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। चलिए, बहरहाल हमने देखा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या आपको लगता है टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है क्या एक्सरे करने से? अगर ऐसा है तो कमेंट में हमें बताइएगा। पर जितने भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो आपकी जानकारी के लिए है, कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको कभी यूज ना है, ठीक है। एशिया का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रगति मैदान मेला हुआ था एशिया 72 नाम से, कब हुआ था? मान लीजिए एग्जाम में आ गया, कोई नहीं जानता कब क्या आ जाए, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा 1972 में हुआ था, और चूंकि इसलिए आएगा, ऐसा नहीं कि 1972 का एशिया मेला अब क्यों आएगा। देखिए, उसका भी आप कनेक्ट कीजिए, हम कनेक्ट करके बता रहे हैं आपको। भारत मंडपम बना तो ये भारत मंडपम और प्रगति मैदान का आपस में फिर से कोरिलेशन हो गया उस चीज़ों का, उसी का बढ़ा हुआ जो है एशिया 72 का बढ़ा हुआ रूप से आज हम भारत टैक्स 2024 तक पहुंच चुके हैं, जो कि भारत मंडपम बना के उसमें हम करेंगे। तो इस तरह से जब हमें जीरो से अब यहाँ पहुँच गए भारत मंडपम की तरफ, तो ये जीरो जो था 72 में 1972 में जिसे एशिया 72 मेला आयोजन किया गया था, उसका रिलेवेंट फिर बढ़ गया। एग्जाम में आने की संभावना इसी तरह से बढ़ जाती है ना। कहते हैं कि करंट अफेयर एग्जाम में तो आया नहीं, अगर मान लीजिए आ जाए कि एशिया 72 मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो प्रगति मैदान ऑप्शन रहेगा। आप कहेंगे ये कब आ गया,
ठीक है, 72 की बात आज क्यों आ गया, तो इसका रिलेशन है आज भारत मंडपम और प्रतिनिधान से। चलिए बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और मलेशियाई सेना के बीच 2 सप्ताह का भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, आप सैन्य अभ्यास का नाम फिर से सुन लीजिए, हरिमाऊ शक्ति 2023 किस राज्य में अक्टूबर 2023 में आयोजित शुरू हुआ, मतलब ठीक है अक्टूबर 2023 में हरिमाऊ शक्ति, ठीक है हरिमाऊ शक्ति 2023। तो ये मेघालय में, मेघालय का है, नॉर्थ ईस्ट का हमारा ही रीजन है मेघालय, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सब नॉर्थ ईस्ट की हमारे 7 स्टेट हैं, ठीक है 7 स्टेट, 7 सिस्टर भी इसको लोग कहते हैं, 7 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट का। तो वहीं मेघालय में ये आयोजित हुआ, ठीक है। चलिए बहरहाल इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें हम देखते हैं एक्सरे में क्या है। मलेशिया बताइए, मलेशिया की बात आ रही है, तो मलेशिया बताइए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हमारे यहाँ मलेशिया से आयात किस चीज़ों का किया जाता है, ठीक है। तो मसाला का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह का किया जाता है, ठीक है। क्रूड आयल का भी हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है मलेशिया से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें बताइए, भारत मलेशिया का जो है कोई व्यापारिक एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, कब हुआ है, उसका नाम क्या है। देखिए MICECA, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था 2011 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, द मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, द मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें ज़्यादा नहीं, बस इसका इतना ही एक्सरे काफ़ी है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है बताइए, कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा क्या है, कमेंट में बताइएगा हमें आप, ठीक है। मलेशिया की मुद्रा क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्पष्टीकरण देख लीजिए, 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच 2 सप्ताह का भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम हरिमाऊ, संयुक्त अभ्यास जो है ये व्यायाम हुआ, क्या एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। एक शक्ति एक्सरसाइज भी होता है, किसके किसके बीच होता है, भारत और किसके बीच, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये हरिमाऊ शक्ति, एक शक्ति नाम का एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के री भोई जिले में स्थित उमरोई छावनी में शुरू हुआ। तो इतना डिटेल आपको याद रखने की जरूरी नहीं है, बस आप याद रखेंगे मेघालय में हुआ, क्या हुआ, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ, ठीक है। हरि हमारे यहाँ देखिए याद कैसे रखेंगे, हमारे यहाँ भारत में बहुत भक्ति भाव की देश है हमारा, ठीक है। हरि, तो उससे हरि याद रखेंगे, भारत हो गया, और मलेशिया माऊ, माऊ से मलेशिया, तो हरिमाऊ, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में। देखिए एग्जाम में यही चीज़ आ जाता है कि हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के सेनाओं के बीच ये अभ्यास किया गया, एक्सरसाइज किया गया। आपको ऑप्शन दे देगा मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, USA, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक की बता दिया कि जिससे आप एग्जाम में थोड़ी सी भी हमारी बातों का यदि ध्यान देते होंगे तो वहाँ पे याद आ जाता है। दिमाग जो है ना, इनकॉन्शियस माइंड वो सेंस करता है कि कहीं अच्छा हरिमाऊ सुना था, तो कैसे कैसे, तो आपका दिमाग कनेक्ट करने लगेगा, हरि अच्छा भारत में हरि और माऊ से मलेशिया था, अच्छा मलेशिया ऑप्शन में रहेगा ही आपका। तो इसलिए हरि भारत में, भारत भक्ति का देश है, तो हरि, और माऊ से मलेशिया, हरिमाऊ, ठीक है। चलिए चलते हैं बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाकी हमें और आपको किस तरह से इनोवेशन चाहिए हमारे सेशन में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अंततः आपको क्या चाहिए वो तो आपको ही पता है। हमने अपने हिसाब से सेशन को ये राइज किया है, जो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। आप क्वेश्चन को जानिए और एक्सरे के माध्यम से इस क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर रिलेटेड हो या बेसिक हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, जो भी हो, भूगोल हो, उसका वो भी हम देख ले रहे हैं, तो ये दोनों फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक हम क्वेश्चन आता है मेरे पास, यदि मान लीजिए कि कोई आता है किस फिनटेक कंपनी को, ठीक है, RBI ने दंडित किया, तो फिनटेक क्या है, तो ये बेसिक चीज़ें इस तरह से बताने का जो तरीका है आपको बेनिफिट होता है। इसी तरह से हमने नया तरीका से ये सेशन को लॉन्च किया। बाकी आप हमें जो भी सुझाव देना चाहें, कमेंट बॉक्स खुला है, आप दे सकते हैं। चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। अक्टूबर 2023 में हरबिंगर 2023, क्या है ये, हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा बिंदु सही है अथवा है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से फिर आपको यहाँ चूज करना है, सही उत्तर बताना है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और विनिमय लेन देन के विषय के साथ अपने वैश्विक हैकेथॉन, ठीक है, हैकेथॉन मतलब कि कार्यक्रम किया जाता है, उसको हैकेथॉन बोलते हैं, जो एक विशेष टॉपिक पे होता है। हर्बिंगेर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा संस्करण पेश किया। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, कारण यह है कि तीसरा नहीं, ये दूसरा संस्करण है, ठीक है। कौन सा है? दूसरा संस्करण है, ठीक है। अच्छा यहीं पे बता देते हैं, तो पहला संस्करण कब किया गया था हैकेथॉन इस तरह का? तो पहला किया गया था नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में किया गया था, ठीक है। इसमें भारत और 22 अन्य कंट्री भी भाग लिए थे, भारत के साथ 22 अन्य कंट्री भी थे, ठीक है, 22 और देश। तो हमने देखा ये दूसरा संस्करण है, तीसरा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए यहीं पर गलत हो जाता है। अब क्या है दूसरा ऑप्शन? एजेटेक मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भारत ने विकलांग दिव्यांगों के लिए नवीन, उपयोग में आसान डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के तहत विजेता घोषित किया है, ठीक है, एजेटेक मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। और मतलब ये जो हैकेथॉन किया गया इसमें किसे विजेता घोषित किया गया? तो इस कंपनी को, एजेटेक मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को किया गया, ठीक है। और बी व एयर इंडिया सिंगापुर ने विनियमित संस्थाओं के लिए अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेग टेक समाधान के तहत विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन इसमें आपको बताना था कौन सा सही है, तो यही दोनों ऑप्शन बी एवं सी सही है, बी एवं सी सही है, ठीक है, बी एवं सी सही है। चलिए देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो हैकेथॉन किया गया तो फिनटेक कंपनियों को इनवाइट किया गया था इसमें, ठीक है। फिनटेक कंपनी क्या होता है यहीं पे देखिए, अभी चर्चा हो गई थी फिनटेक की। फिनटेक कंपनी मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी बनाती है उसे फिनटेक कंपनी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पेटीएम, तो पेटीएम का भी मालिक कोई और है, पेटीएम बनाने वाला जो है कंपनी, उसे फिनटेक कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की फिनटेक कंपनियां जो है उसे इनवाइट किया जाता है, ताकि हैकेथॉन का उद्देश्य ये होता है कि इस क्षेत्र में और आपको सॉल्यूशंस, जो भी समस्याएं आ रही है या समस्याएं न भी आए तो और लोगों को सुविधा देने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, किसे सुविधा देने की बात और यहाँ पे हो रही है। तो इस हैकेथॉन के तहत क्या है कि देखिए दिव्यांग व्यक्ति को सुविधा देने के लिए इस कंपनी को विजेता घोषित किया गया, एजेटेक मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अब रेजपे द्वारा अधिकृत कर लिया गया, ठीक है, रेजपे द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, ठीक है। तो इससे दिव्यांगों को सोल्यूशन मतलब सुविधाएं देने के लिए हमारे पास जितने हैकेथॉन में पहले से डिजिटल सुविधाएं हैं उससे और बढ़ के सुविधाएं दी है। तो इसने दिव्यांग के लिए कुछ उसमें सोल्यूशन निकाला ताकि दिव्यांगों को यूज करने में आसानी हो, डिजिटल सर्विस पेमेंट से रिलेटेड। तो उसके लिए तो इस तरह से हैकेथॉन का उद्देश्य होता है कि और आगे बढ़ कर उसमें रिसर्च करें, कंपनियाँ अपनी अपनी जो भी है वो कुछ समस्याएं सॉल्व करें, कुछ नई इनोवेशन लेकर आए, ठीक है। तो उसीलिए इस तरह के कंपनियों को, इन लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए अच्छा, हमारा जो आरबीआई है, थोड़ा सा एक्सरे में और हम आगे बढ़ जाते हैं। आरबीआई है एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था, डिजिटल करेंसी बताइए किया था लॉन्च, याद है आपको? उसका नाम था डिजिटल रूपी, डिजिटल रूपी, ठीक है। तो इससे इसको भी सुविधा होगा इस हैकेथॉन के माध्यम से आगे बढ़ाने में। तो ये कब किया गया था? इसमें देखिए दो तरह के किया गया था, डिजिटल रूपी होलसेल। होलसेल का मतलब क्या हुआ कि बैंक से बैंक, एक बैंक यदि दूसरे बैंक को जैसे लोन देते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई से यदि एचडीएफसी लोन लेता है, एचडीएफसी लोन लेता है, तो इससे पहले जो प्रोसेस थी ऑनलाइन ट्रांसफर की, वो डिजिटल करेंसी का जो खर्च होगा डिजिटल रूपी से ट्रांसफर करने का, वो खर्च कम आता है। तो ये जो एसबीआई, अब एसबीआई इसको देगा एचडीएफसी को, तो डिजिटल करेंसी होलसेल के माध्यम से देगा, ठीक है। होलसेल डिजिटल करेंसी कैसा, क्या, होलसेल। और इसमें एक रिटेल, डिजिटल करेंसी रिटेल, दो तरह के लॉन्च किए गए। तो होलसेल जो लॉन्च किया गया था, थोड़ा सा आपको बता दें, 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था होलसेल वाला। और ये रिटेल, रिटेल मतलब कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर से मर्चेंट, मर्चेंट कस्टमर या मर्चेंट मर्चेंट आपस में लेन देन करने के लिए। तो ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया रिटेल वाला, होलसेल वाला नवंबर में, ठीक है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो इशू करने का अथॉरिटी दिया था जिन बैंकों को, क्या, डिजिटल रूपी जो इशू करने का, सभी बैंक इशू नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह के एक होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसी तरह का अभी डिजिटल रूपी जो हमने कहा कि इशू करने का अथॉरिटी दिया था 4 बैंकों को मात्र, ठीक है। कौन से बैंक को? एसबीआई को, ठीक है, आईसीआईसीआई को, और तीसरा हो गया यस बैंक, और चौथा कौन सा हो गया? आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी नहीं, आईडीएफसी एक बैंक है, ठीक है। तो इन 4 बैंकों को ही अथॉरिटी दिया था, ठीक है। आप हमें बताइएगा, इसी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक लॉन्च हुआ था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है हम बता देते हैं।
जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो जानते हैं कि उसे लोग चंदा दे सकते हैं, ये हमारे यहाँ कानून में है। तो पहले राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैश में दिया जाता था, ठीक है। उसे मोदी सरकार ने बाद में उसके जगह पे क्या लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बैंक जारी करेंगे, आप जितने रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करवाना चाहते हैं बैंक जाएंगे, एक चेक की तरह होगा सीधा सीधी कहिए, ठीक है। लेकिन चेक आप जिसके नाम से देंगे वो कोई भंजा सकता है, पार्टिकुलर व्यक्ति भी। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या है कि कोई आप जैसे कि राजनीतिक पार्टियां हैं उसके नाम से ही दे सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई पार्टी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है एक ऐसा चेक है कि आप सिर्फ किसको दे सकते हैं, राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक पार्टी के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, ये भी एक चेक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोल, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं और चेक हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को ही दे सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो इसी तरह से आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है, किस बैंक को। आप बैंक का नाम बताना है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन कौन से बैंक इशू कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बहरहाल इतना काफ़ी हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्या है, अक्टूबर 2023 में लुसेस स्पोर्ट्स एरेना क्या है खेल का नाम, कहाँ पे, कतर में आयोजित किया गया, ठीक है। कतर मास्टर्स ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। ऑप्शन ए हम देखते हैं यहाँ पे, ग्रैंड मास्टर नोदिर बेक याकूओवे ने कतर मास्टर ओपन का खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर नोदिर बेक अब्दुल सत्ताह तोरो और उज्बेकिस्तान के हैं। कौन, ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायण ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। कहाँ के हैं ये, एस.एल. नारायण भारत के हैं। इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने महिला चैंपियन का खिताब हासिल किया। वैशाली रमेश बाबू ये महिला खिताब का चैंपियन भी भारत के हैं। ऑप्शन सी क्या है, ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली कतर मास्टर ओपन 2023 टूर्नामेंट के 7वें दौर में मैंकस कार्लसन रैंक 1 को हराकर हरि कृष्णा और विश्वनाथ आनंद ये भी भारत के हैं के बाद शास्त्रीय शतरंज में जीएम मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। कौन, कार्तिकेय मुरली, ठीक है। ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली क्या बन गए हैं, तीसरे भारतीय बन गए हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। और आपको खेल में यदि ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बहरहाल हम थोड़ा सा खेल में इंटरेस्ट कम लेते हैं, बट अब एग्ज़ाम में आपको सब चीज़ फाइट करनी होती है तो देखना तो पड़ता है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही है। यदि आप खेल में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे तो डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सरे में देखेंगे कतर में हो रहा है, ठीक है। ये कतर में हो रहा है। तो कतर की राजधानी आप बताइए कहाँ है, कतर की मुद्रा क्या है बताइए। कतर की मुद्रा भी, कतर की राजधानी दोहा है, कहाँ है, दोहा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि एक्सरे भी उतना ही करना है कि जहाँ पे चोट करनी हो, चोट लगी हो, वहीं पे एक्सरे करने से फ़ायदा होगा। पूरे शरीर की एक्सरे कर लेंगे कोई फ़ायदा नहीं, चोट यदि घुटने में लगी है तो घुटने के एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है, कतर की राजधानी क्या है इतना ही आएगा, और कतर की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या है, कतर रियाल है, ठीक है। और बाकी कतर के बारे में आप पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है, जैसे कतर में मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा हमें मायने नहीं रखता है, फिर भी बात निकल गई। तो 65.5% कतर में मुस्लिम रहते हैं और हिंदू लगभग 50% रहते हैं, 50.1% है, ठीक है। और क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन भी कम नहीं है, 14.2% क्रिश्चियन है और बाकी बुद्धिज्म वगैरह अन्य धर्म के रहते हैं। तो ये सब हमें उतना मायने नहीं रखता है कौन से धर्म के कितने लोग रहते हैं। यदि आपको भविष्य में पॉलिटिशियन बनना हो, ये सब बनना हो, तो आजकल की पॉलिटिक्स ही धर्म पे, संप्रदाय पे हो गई है, जान रहे हैं, जो कि बहुत एक गलत रास्ता है, ये होना नहीं चाहिए। तो आप बहरहाल उतना जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, ज़्यादा इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा क्या है, कतर रियाल, ठीक है। जनसंख्या लगभग 26 लाख है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। 2021 का डाटा वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना है जनसंख्या, 26 लाख है। चलिए इतना थोड़ा सा जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अक्टूबर 2023 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के शोध पत्र, जिसका शीर्षक क्या था, उस शोध पत्र का शीर्षक क्या था। एक पत्र शोध जारी हुआ है, एसबीआई ने किया है, उसका शीर्षक था पीएम स्वनिधि। स्वनिधि योजना आपने सुना है, कब लॉन्च हुआ था, तो उसी पे एक शोध पत्र जारी हुआ है। उस शोध पत्र का शीर्षक दिया गया है
पीएम स्वनिधि स्ट्रेंथिंग द कंट्रीज सोशल फैब्रिक बाय एम्पावरिंग ग्रासरूट मार्केट म्यूरिक्स, ये शोध पत्र का नाम है। बहरहाल उतना हमें शोध पत्र का नाम ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पीएम स्वनिधि पे शोध पत्र का नाम आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, इतना से ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बारे में है क्या, इस शोध पत्र के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में से कितने प्रतिशत गैर सामान्य श्रेणी के हैं। गैर सामान्य मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, किसी आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, इनसे रिलेटेड। अब पहला हम देख लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या। आपको याद होगा पीएम स्वनिधि योजना क्या है। स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि। आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि में क्या हो गया, पीएम स्वनिधि में, स्वनिधि से स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। आत्मनिर्भर निधि है। इसका क्या था, उद्देश्य क्या था कि जैसे कोरोना में सारे लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया था, सीधा सीधी भाषा में बोलिए, हम अपनी भाषा में बोले तो चौपट हो गया था एकदम, सारी दुकानें बंद हो गई। मान लीजिए कोई फल का दुकान करता था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, उस जगह पे कहीं पता चला कि कोरोना के बाद कोई और दुकान लगाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत समस्याएं आई कोरोना के बाद। चलिए हम एक्सरे थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल तो होगा लेकिन आपको ये मन में बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरे से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। शॉर्टकट में इलाज करवाने के चक्कर में आप ऐसे ही पट्टी बंधवा लेंगे, बाद में पता चला फ्रैक्चर्स था तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम चलिए एक्सरे देखते हैं। एक्सरे में है क्या, तो ये कोरोना 19 जो आया था उसके बाद में सारे छोटे छोटे वेंडर्स, किसको बोलते हैं, जो रेहड़ी पटरी, उसको अपनी भाषा में सीधा सीधी बोलिए रेहड़ी पटरी, ठीक है, जिसे कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन हमारे भारत में रेहड़ी पटरी के दुकानदार ही सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। जो मार्केट लगती है, आप देखते होंगे साप्ताहिक मार्केट लगती है कहीं यहाँ पे मंगलवार को, गुरुवार को, तो वहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले ही तो उस मार्केट को लगाते हैं। तो वो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनकी सारी बिजनेस चौपट हो गई कोरोना में। उन्हें फिर से खड़े करने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये का साल में सभी को क्या दिया था, 10,000 रुपये का लोन दिया था, कहिए, ठीक है। इस लोन को चुका देंगे तो फिर 25,000 रुपये और मिल सकता है आपको, एक साल में यदि चुका देते हैं तो। इस तरह की स्कीम थी। 1 जून 2020 को, देखिए ये फिक्स न्यूज़ में आया है तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए कभी आया था, 1 जून 2020 को ये लाया गया था। जाहिर सी बात है कोरोना 19 में आया था उसके बाद, तो ये 2020 को लाया गया था कोविड प्रभावित लोगों को, वेंडर्स को फिर सपोर्ट करने के लिए। तो उसी का ये एक शोध पत्र आरबीआई ने जारी किया है जो कि लोन से रिलेटेड है। आरबीआई में सारा डेटा उसका होता है। अब कोई भी बैंक लोन देगा किसी माध्यम से तो उसका डेटा सारा आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई उसी डेटा का एनालिसिस करके एक शोध पत्र जारी किया जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्ट्रेंथिंग द कंट्री सोशल फैब्रिक बाय एम्पावरिंग ग्रास रूट मार्केट म्यूरिक्स। ये है आपका शोध पत्र और इसी शोध पत्र में ये बताया गया कि इससे लाभ लेने वाले जो हैं वो क्या हैं, 75% SC ST OBC के लोग हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, जाहिर सी बात है, जो वेंडर्स होते हैं इससे हमारा भारत की जो हमारा ये भारत का एक्सरे भी इसी से पता चल गया। जिस राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं ना, देखिए यहाँ पे भी इस सवाल से भारत का एक्सरे निकल जाता है। 75% उस लोन को लेने वाले SC ST और OBC निकले। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में SC ST OBC की ही जनसंख्या करीब करीब अभी जाति जनगणना हुई नहीं है। जिस जाति जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं, जिस एक्सरे की बात राहुल गांधी करते हैं, वो एक्सरे यही है। क्वेश्चन ही इस तरह के आ गए, कुछ एक्सरे की बात ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। तो उसी जाति जनगणना के राहुल गांधी कहते हैं कि कराना जरूरी है। जो भारत का एक्सरे होगा पता चलेगा कि हमारे भारत में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात करते हैं राहुल गांधी। तो वो करते हैं भारत के एक्सरे। बहरहाल चलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे राजनीति में, लेकिन ये हमें देखना है कि SC ST OBC 75% इसके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। 75% जो कि गैर समान श्रेणी के हैं, SC ST OBC हैं। इसका मतलब कि हमारे भारत में गरीबों की संख्या, छोटे लोगों वेंडर्स की संख्या SC ST OBC से ही है और हमारी भारत का जनसंख्या में SC ST OBC की हिस्सेदारी बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो हम राजनीति की बात न भी करें फिर भी हमें वहाँ तक पहुँचना ही पड़ता है इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि देखिए जो इसीलिए तो राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं ना, हमारा भारत का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है वो क्या है, जाति पे ही आधारित है। किस जात के लोग क्या काम करते हैं उसी पर आधारित है, तो इसी से पता चलता है। बहरहाल चलिए अब उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, समय भी लगेगा, आप हरवाएंगे नहीं, क्योंकि यह है मंथली करंट अफेयर और प्लस में एक्सरे। एक्सरे से बेनिफिट क्या होगा कि एक्सरे हो जाने के बाद
आप उस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन को निचोड़ दिए आपने, ठीक है, सभी तरीका से आपका बेसिक भी कंप्लीट हो गया और उससे जुड़े करंट अफेयर जो बैक से आ जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल गए। थोड़ा टाइम लगेगा। मंथली करंट अफेयर है। डेली करंट अफेयर यदि आप देखते होंगे तो डेली करंट अफेयर 1 से 2 घंटा तक डेली करंट अफेयर देखने के बाद कंप्लीट होता है। तो डेली करंट अफेयर यदि आप 1 घंटा भी कहीं से देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 30 घंटे आप महीना में दे रहे हैं, तब जाकर करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है। और इस मंथली करंट अफेयर में आपको 25-25 क्वेश्चंस का 4 सेशन बनाएंगे। अगर 1 घंटे भी जाते हैं मैक्सिमम तो 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन इतने सिलेक्टेड हैं, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि कहीं से भी कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ऐसे तो करंट अफेयर अनिश्चित है फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें अलग मैटर करती है। फिर भी चलिए बहरहाल, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में अक्टूबर 23 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा, अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन ही है। क्रमशः इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो बिडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। चलिए, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति उतने बड़े कंट्री के, तो थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है। तो ये जो राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस और नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, किसके सम्मानित किया? 5 ऑप्शन है, आपको चुनना है। तो हम चलिए ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, टाइम कंज्यूम करने से क्या फ़ायदा। सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल को क्रमशः का मतलब हुआ कि सुब्रा सुरेश को किस लिए नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया है और नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटर अवार्ड्स किसको दिया गया है? अशोक गाडगिल को दिया गया है। तो थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे आ गए हैं, मेडल्स की बात हो रही है तो हम थोड़ा मेडल की एक्सरे कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स हमें बताइए कि सबसे बड़ा विश्व का नागरिक पुरस्कार कौन है? सबसे बड़ा एट द रेट ऑफ वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपको पता है? पता है, बस यही कन्फ्यूजन होती है। आप क्या नोबेल पुरस्कार का नाम नहीं सुने हैं? नोबेल पुरस्कार ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार। ठीक है, एक होता है सैन्य पुरस्कार, सैनिकों को दिया जाता है उनके अपने सैन्य क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य करने के लिए, उपलब्धि के लिए। लेकिन नागरिक पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्षेत्र होता है उसमें कार्य करने के लिए, जिससे दुनिया को, लोगों को फायदा हुआ हो, तो दिया जाता है, तो उसे नागरिक पुरस्कार कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है? नोबेल पुरस्कार है। चलिए, और यहाँ अमेरिका की बात हो रही है तो आप हमें बताइए यूएसए का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? वो कौन सा है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और दूसरा क्या है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। ठीक है, एक लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड भी है, लेकिन वो सशस्त्र बलों को ही दिया जाता है। 1942 में ये शुरू किया गया था। कौन सा? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, लेकिन किसी सरकार को या फिर कोई सैनिक सशस्त्र बल को ये दिया जाता है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका का ही है। लेकिन ऐसे नागरिक क्या है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। चलिए, बहरहाल उतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, ये सब उतना मायने नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि जोगेश पति और गोपाल बालकृष्ण, ये अशोक गाडगिल, सॉरी, सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल को भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं 2 लोग, और ये 2 पुरस्कार इन्होंने पाया है, सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। ठीक है, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अब आएगा क्या? 7। अशोक गाडगिल देखिए यहाँ पे, अशोक गाडगिल साहब महाराष्ट्र में जन्म लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कैबिनेट जो होता है कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो आर्थिक क्षेत्र में डिसीजन देती है, मंजूरी देती है किसी भी योजना को, स्कीम को, ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? त्वरित सिंचाई बोर्ड कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की जमरानी बांध, ये जमरानी बांध आप याद रखिएगा, को बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी। क्या ये सही है? तो जी नहीं, ये गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है कि जमरानी बांध जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। जमरानी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। बाकी सही है, बस ये गलत इसलिए है कि जमरानी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, आप ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तराखंड में जमरानी बांध है, उसे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन, एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है। देखिए एग्जाम में भी आता है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, दे देगा उसमें गेहूँ, आलू, ठीक है, इस तरह से धान, तो कौन सा खरीफ फसल है आपको बताना है, कौन सा रबी फसल है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा खुद। लेकिन हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन के जो फसल होते हैं उसके लिए फॉस्फेटिक और पोटास दो खाद होते हैं, ठीक है, एक होता है यूरिया, उसी तरह से फॉस्फेटिक और पोटास नाम के जो खाद होते हैं उर्वरक 22,303 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिशनल बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी, तो ये सही है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी, जिसे जुलाई 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जुलाई 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कि दो सरकारों के बीच एक मेमोरेंडम पेश किया गया था जिस पर सिग्नेचर किए गए थे, लेकिन उसे मंजूरी अभी दिया गया। तो मंजूरी कौन दिया, आपको बताया कि जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ होता है उसका मंजूरी CCEA देता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो हमारे देश के या किसी देश के बीच में जब MOU होता है तो MOU तो कर लिया जाता है, MOU उस टाइम करने के बाद उसकी फाइनल मंजूरी कैबिनेट से मिलती है, किसी एक व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री MOU पर हस्ताक्षर किया तो प्रधानमंत्री अकेले उस चीज़ को हस्ताक्षर तो कर दिया कि ठीक है ये अंडरस्टैंडिंग, हम इसको समझेंगे देखेंगे, लेकिन उसकी मंजूरी फिर कैबिनेट ही देती है, पूरी कैबिनेट मिल कर देती है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा दे दिया गया। तो ये यहाँ पर हम देख लिए। बहरहाल चलते हैं आगे, ऑप्शन बी एवं सी सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, रबी सीजन खरीफ सीजन की फसल क्या होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते रहिए, लिखने से क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आप उस पर रिसर्च करेंगे, जब भी लिखेंगे खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, तो उस पर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे, एक बुक में देखेंगे, तो उससे आपकी उसके बारे में मेमोरी बढ़ जाती है, याद हो जाती है ऐसे समय की रिसर्च किए हुए खोजे हुए चीज़ों को, और लिख देते हैं जब कमेंट में ना, तो लिखने से आपकी वो मेमोरी में परमानेंट चली जाती है। कोई भी चीज़ आप जब लिख देते हैं तो वो मेमोरी में परमानेंट चली जाती है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिखा कीजिए। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आप बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संगठन या बैंक ने हाल ही में 2023 अक्टूबर की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने और सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाएं और कुशल शासन प्रणाली प्रदान करने के लिए भारत को $400 मिलियन $400 का नीति आधारित ऋण स्वीकृत किया है। नीति आधारित पॉलिसी बेस्ड लोन दिया गया है, कितने का, 400 मिलियन का। तो ये कौन से बैंक किया है, ठीक है, तो कौन सा बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, ठीक है। थोड़ा सा एशियाई विकास बैंक क्या है, हम इसका एक सेकंड कर लेते हैं। देखिए जो एशियाई विकास बैंक है उसकी स्थापना कब हुआ था, ये आता है एग्जाम में, तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, ठीक है, 1966 को। पहला चीज़, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, एशियन विकास बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और वहाँ की मुद्रा क्या है, पीसो, मुद्रा क्या है, पीसो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे ज़्यादा इसके बारे में आप कुछ फिलीपींस वगैरह के जानने की हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 400 मिलियन का एडीबी ने हमें क्या दिया है, नीति आधारित ऋण स्वीकृत किया है $400 मिलियन का। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अक्टूबर 23 में किस देश ने रॉबर्ट फिको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रॉबर्ट फिको को प्रधानमंत्री किस देश का बनाया गया है, सीधी सी बात है, स्लोवाकिया का बनाया गया है, ठीक है, स्लोवाकिया का। इस स्लोवाकिया जो है यूक्रेन के बगल में ही, यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रसिया, ठीक है, यूक्रेन रसिया जो युद्ध हो रहा है उसके बगल में ही स्लोवाकिया है, पड़ोसी देश ही ये भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे कुछ भी चेंजिंग होती है तो थोड़ा बहुत, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई चुनाव हुआ है नया, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं अभी, तो उसी पार्टी के जो अभी वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी थी उसी पार्टी के ये समर्थक हैं, ठीक है, और वो इस पार्टी के क्या हैं, प्रमुख भी हैं। उन्हें ही उस टाइम में क्या था कि फिलहाल वो कार्य कर रहे थे प्रभार के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, अब इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया है स्लोवाकिया का। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 23 में सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई राज्य किसी मामले में फर्स्ट बनता है आप जानते हैं वो VVI क्वेश्चन हो जाता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हॉलमार्किंग। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा देख ले, एक्सरे कर ले इसका, ये हॉलमार्किंग क्या है।
जानते हैं आप, सोना और चांदी के जितने भी आप गहने माला हो गए हैं, जो भी होते हैं उससे बनाए गए ज्वेलर्स, तो उसे हॉल मार्किंग करने का केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि बिना हॉल मार्किंग के आप नहीं बेच सकते हैं। ये आदेश आया था, ठीक है। इसका स्वैच्छिक जो शुरुआत किया गया था वो 23 जून 2023 को पहला चरण था और 16 जून 2021 से स्वैच्छिक लागू किया गया था। लेकिन 23 जून को पहला चरण यानी कि 256 जिलों में 23 जून 2021 को भारत सरकार ने हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया। कितने? 256 जिलों में। लेकिन बाद में फिर 1 अप्रैल 2023 को पूरे भारत में हॉल मार्किंग वाले ही सिर्फ गहने बिक सकते हैं, ठीक है। ये हॉल मार्किंग क्या है? जैसे यूआईडी समझ गए ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो हमारा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसे आधार कार्ड बोलते हैं, ठीक है, आधार कार्ड, तो इसे यूआईडी बोलते हैं, ठीक है, यूआईडी। तो उसी तरह से एक 6 अंक का याद रखिएगा। पहले देखिए इसकी शुरुआत जब हुआ था, बहुत पहले हुआ था, 2000 में इसकी शुरुआत हो गई थी हॉल मार्किंग की, अनिवार्य नहीं था, बात शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि 2000 में इसकी सोने पर और 2005 में चांदी पर, 2000 में सोने पर और 2005 में चांदी पर हॉल मार्किंग करने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया। हॉल मार्किंग के बिना आप नहीं बेच सकते। तो जिस तरह से आधार कार्ड हमारा होता है, आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है बताइएगा? 12 अंक का होता है ना आधार कार्ड हमारा, आधार नंबर, ठीक है। आप अपना आधार नंबर नहीं कमेंट में लिख दीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। 12 अंक का होता है। और इसी तरह से 6 अंक का जो है, इसका नाम क्या है? HUID। हम लोग जो आधार नंबर होता है UID होता है, और इसका HUID नाम दिया गया है। HUID मतलब कि हॉल मार्किंग UID 6 अंक का होगा। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि हॉल मार्किंग कितने अंक का, भारत सरकार ने हॉल मार्किंग जो अनिवार्य किया हो कितने अंक का है, तो 6 अंक का है, ठीक है। चलिए 12। तो इस तरह से हॉल मार्किंग केंद्र, मतलब कि हॉल मार्किंग है तो उस मार्किंग करवाने के लिए जब कोई गहना बनाएगा कोई भी, तो हॉल मार्किंग सेंटर भी होना चाहिए ऑथोराइज, जो कि सरकार ही खुलवाएगी। तो केरल एक ऐसा राज्य हो गया है जिसके सभी जिला में, अब क्यों केरल? सभी जिले में क्यों केरल? क्योंकि केरल में सोने चांदी की काफ़ी व्यापार होते हैं, इसलिए केरल में हॉल मार्किंग, सभी राज्यों में हॉल मार्किंग कराने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अभी सभी राज्यों में धीरे धीरे किया जाएगा, तो केरल इसमें फर्स्ट आ गया है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ें, समझ गए हॉल मार्किंग क्या होता है। और हॉल मार्किंग सभी जिलों में सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में देखिए, इसको ना हम एक एंजॉय की तरह पढ़ रहे हैं, एक एनालिसिस की तरह पढ़ रहे हैं। जिस तरह से इसको आप सीरियस, जैसे ऐसे नहीं कि हमें बस टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत लंबा सेशन है, उसको आप मत देखिए। ये एक तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, तो हम एनालिसिस की तरह इसको एंजॉयफुल तरीके से पढ़ रहे हैं। इसमें हमें कोई टाइम कंज्यूमिंग का टेंशन नहीं लेना है। जब भी आप खाना बना रहे हो, खा रहे हो, एकदम रिलैक्स मोड में बस देखते रहिए, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं, एक्सरे भी हो जा रहा है उस क्वेश्चन का, और इस तरह से आपको मेमोरी में वो हिस्ट्री भूगोल के साथ बैठ जा रहा है, ठीक है। चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अक्टूबर 23 में किस कंपनी ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त किया? देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप जैसे करंट अफेयर में कहीं पढ़ लेंगे। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के लिए किस कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? RBI ने, ठीक है। ये मंजूरी RBI देगा जब भी ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर क्या होता है, अब आपको क्या पता है? देखिए ऑनलाइन भुगतान पेमेंट एग्रीगेटर में, और एक होता है पेमेंट गेटवे, दो चीज़ होता है, पेमेंट एग्रीगेटर और एक होता है पेमेंट गेटवे। एक तो ये भुगतान एग्रीगेटर जिसे पेमेंट एग्रीगेटर इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है पेमेंट गेटवे, दो चीज़ होता है। अब दोनों में डिफरेंट बेसिक ये है कि पेमेंट एग्रीगेटर ये जो PA है वो फैसिलिटी ज़्यादा देता है। जैसे कि मान लीजिए पेमेंट गेटवे के माध्यम से जब भी कोई कंपनियां आपको परचेस करने का ऑप्शन देगी, क्लिक हियर फॉर परचेस, यहाँ लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे ऑप्शन फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2-3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे भुगतान करने के। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर मतलब ज़्यादा फैसिलिटी आपको दे रहा है। और ये पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे सिंपल सा गेटवे आपको दे दिया गया, जैसे कि आप पेटीएम से स्कैन करते हैं सीधा QR कोड को और उसको पेमेंट कर देते हैं। वहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है कि आप वहाँ पे नेट बैंकिंग यूज़ करें, क्या करें, तो पेमेंट गेटवे हो गया, ठीक है। इस तरह से पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में हमने डिफरेंट को भी देख लिया है। छोटी छोटी तथ्य है, लेकिन बहरहाल आप यदि खासकर कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स या इकोनॉमी के लिए स्पेशल कोई तैयारी उस टाइप का कर रहे हो, अकाउंटेंट वगैरह का, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत एग्जाम में मायने रखती है। और जिसमें इंटरव्यू वाली पोस्ट है उसमें तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनर क्वेश्चन ही कि बताइए पेमेंट की बात निकल जाएगी ये। तो पेमेंट गेटवे में और पेमेंट एग्रीगेटर में क्या डिफरेंट है? इंटरव्यू में इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर फंस जाते हैं।
तो बहरहाल हम चर्चा के रूप में देख लिया हमने पेमेंट गेटवे क्या है और पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है। तो पेमेंट गेटवे क्या जो ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटिव कंपनी है जाक पे, उसे आरबीआई ने जाक पे एक कंपनी है। मोबीक्विक आपने सुना होगा, जैसे पेमेंट पेटीएम है वैसे मोबीक्विक एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। उसी का जो है ये भुगतान प्रणाली क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर एक कंपनी है, उसका नाम है जाक पे। इसी के अंतर्गत मोबीक्विक के अंतर्गत ही आता है, उसी को दे दिया गया है। इसकी अपनी पेमेंट गेटवे भी है और ये पेमेंट एग्रीगेटर इसकी ये जाक पे है, ठीक है। तो उसको मान्यता दे दिया गया है। अब ये जाक पे के माध्यम से कोई भी और कंपनियां चाहती है कि हम भी अपना पेमेंट गेटवे उसी के माध्यम से प्रोवाइड कराएं तो करा सकता है, और उसके बदले में ये इसको कमीशन मिलते हैं कुछ %, ठीक है। ये बिजनेस लोग आपको देते हैं ना क्लिक या परचेस कोई भी प्रोडक्ट पे, वहाँ जैसे ही करते हैं तो ऑप्शन आता है। तो यही जाक पे को भी मान्यता मिल गया। इस तरह से पहले कई कंपनियों को मिला रहता है, पेपाल वगैरह ये सब आप सुना होगा। पेपाल जो है ना वो बहुत पहले से है, और वो हमारे यहाँ की नहीं है, अमेरिका की कंपनी है पेपाल, ठीक है। पेपाल के मालिक कौन है बताइएगा, जब बात निकल गई तो यहाँ पर थोड़ी सी एलन मस्क, वही एलन मस्क कौन है, स्पेस एक्स के मालिक। स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की जो बहुत आगे तक चली गई है, उसी के मालिक एलन मस्क हैं। और उन्हीं का पेपाल बहुत पुराना ये पेमेंट गेटवे है पेपाल। आप सर्च कीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो। मैंने तो पेपाल से बहुत पहले करीब हमें लगता है कि 2015-16 में पेपाल का मैंने यूज़ किया था एक पेमेंट करने के लिए। वो पेमेंट किस टाइप का, एक सॉफ्टवेयर हमें खरीदना था, एक सॉफ्टवेयर खरीदना था, तो पेपाल का उस टाइम में मैंने यूज़ किया था। उस टाइम इंडिया में इतने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आए नहीं थे, पेपाल ही उसमें ऑप्शन दे रहा था उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए। और वो सॉफ्टवेयर चूँकि अमेरिका की ही वहाँ ऑफिस थे, अमेरिका में उसकी कंपनी थी, तो विदेशों में उसका पेमेंट करना था। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड ग्लोबल या डेबिट कार्ड नहीं थे, तो हमने अपने बैंक के जो भी उस टाइम के ब्रांच मैनेजर थे उनसे अच्छा संबंध था, तो उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, क्योंकि हमारा ग्लोबल नहीं था। देखिए क्रेडिट कार्ड भी दो तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, एक होते हैं इंडिया में ही आपको भुगतान की अनुमति देते हैं, ठीक है। एक ग्लोबल डेबिट कार्ड जो एटीएम होगा उसी से आप पूरा वर्ल्ड में कर सकते हैं पेमेंट। तो उस टाइम मेरे पास नहीं था, अब तो है। अब तो 2-3 जो भी कार्ड हैं सभी वर्ल्ड ग्लोबल ही हैं, उसके बिना अब काम ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने पेपाल का यूज़ किया है 2016 में। आपको पेपाल के बारे में जानकारी थी कि एक पेमेंट एग्रीगेटर है कि नहीं, हमें बताइएगा। चलिए बहरहाल इसी तरह से हम बातों बात में चर्चा करते रहेंगे। इसे क्लास के रूप में नहीं लेना है, एंजॉय मस्ती फुल एंजॉय कहिए, एंजॉय नहीं। तो चलिए बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अक्टूबर 2023 में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, क्या है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के सह लेखक कौन है। मतलब किस पुस्तक को किसने लिखा है, पहला चीज़ ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। देखिए इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, तो उन्होंने लिखा है, लेकिन उनके सह लेखक कौन है, मतलब साथ में लिखने में सपोर्ट कौन किया है, किसने और सहयोग दिया है, आपको बताना है। तो ये रोहित लांबा है, रोहित लांबा इन्होंने सपोर्ट किया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख लें हम, रघुराम राजन की बात आ रही है, तो आप बताइए रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे, बताइएगा। 2013 से लेकर 2013 कब, सितंबर 2013 से लेकर और सितंबर 2016 तक ये रहे थे, ठीक है, 2016 तक, ठीक है। अच्छा बताइए, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये कब थे बता पाएंगे आप, वो प्रधानमंत्री कब थे, 2004 से 14 तक, ठीक है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर कब वो थे बताइए आप हमें, ठीक है। चलिए बता देते हैं, 16 सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, अच्छे खासे अर्थशास्त्री थे। चलिए उनके बाद अमिताभ घोष आए थे, मनमोहन सिंह के बाद कौन आए थे, अमिताभ घोष आए थे, उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में वाहनों को कैलिब्रेट और परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत के पहले संदर्भ गैसोलीन और डीजल ईंधन लॉन्च किए हैं, ठीक है। वाहनों को कैलिब्रेट और परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत के पहले संदर्भ गैसोलीन और डीजल ईंधन लॉन्च किया है। गैसोलीन और डीजल ईंधन ये जो है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, IOCL ने, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है। बस इतना ही आप याद रखिएगा। और इस तरह से ये दुनिया में चौथी रिफाइनरी हो गई जो इस तरह के ग्रेड पेट्रोल डीजल उत्पादित करने वाली कंपनी बन गई। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा और ज़्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इकोनॉमी का क्वेश्चन है,
इसमें देखिए बहुत सारे एक्सरे में आपको समझने को मिलेगा एनबीएफसी क्या होता है। ठीक है, आपने देखा एनबीएफसी क्या होता है ना। और एनबीएफसी होता है तो इसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है, किस अधिनियम के तहत होता है, किस कानून के तहत होता है। एनबीएफसी जब भी कोई कंपनी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट के तहत होगा या किसके तहत होगा। बहुत सारी एक्ट बनाए गए हैं, फेमा है, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 है, आरबीआई एक्ट 1934 है, पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो किस एक्ट के तहत एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन होता है ये हम एक्सरे में देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए मास्टर डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं। मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्केल आधारित विनिमय निर्देश 2023 के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। मतलब ये निर्देश जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, अब उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, ए, बी और सी। पहला ऑप्शन क्या है, ए, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गैर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने निर्देश 2016 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी निर्देश 2016 को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब ये जो निर्देश थे इसको जगह पे आया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इस नियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधियों और कथित जोखिम के आधार पर 4 परतों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर, एनबीएफसी अपर लेयर, एनबीएफसी टॉप लेयर शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अप्रैल 2023 के बयान के बाद भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों को क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 की धारा 11(1) के अनुसार ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। शिकायत जो तंत्र होता है ग्राहक को, जो कस्टमर केयर जिसे हम बोलते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है इस निर्देश के अनुसार 2023 वाला। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो भैया ये जो ऑप्शन तीनों हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम बाकी ये क्या है इस पर नहीं जाएंगे, जो है आपके सामने है, थोड़ा सा बस इसकी हम एक्सरे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या है। पहला चीज एनबीएफसी की बात है, एनबीएफसी हम देख लेते हैं एनबीएफसी क्या होता है। बैंक में एनबीएफसी में क्या अंतर है। देखिए एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसके शब्दों से ही पता चलेगा कि नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग का कार्य नहीं करती, आपसे जमा नहीं लेगी। बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं ना, अकाउंट खुलवाते हैं, जमा करते हैं 100 रुपये 200 रुपये, पीपीएफ जीपीएफ क्या बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं, तो ये एनबीएफसी होती है, उसमें जमा नहीं लिया जाता है। पहला चीज़ एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है इस कंपनी का, तो वो कंपनी एक्ट के तहत होता है, कंपनी एक्ट के तहत होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 बना था। ठीक है, बाद में इसे 2013 में संशोधित किया गया, तो कंपनी एक्ट 1956 भी बोलते हैं, वो संशोधित है, दोनों लागू है साथ में, उसमें कुछ संशोधन है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका किया जाता है रजिस्ट्रेशन। तो एनबीएफसी के बारे में आप समझ गए। और एनबीएफसी का काम क्या होता है, जब मान लीजिए कि हमने कहा कि जमा नहीं ले सकती आपसे, तो फिर ये किस टाइप का बैंकिंग है। देखिए ये आपको लोन देती है, शेयर बॉन्ड्स, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सब रिलेटेड काम करती है। ठीक है, जैसे श्रीराम इंश्योरेंस, तो महिंद्रा फाइनेंस जो सुना होगा आपने नाम, तो ये सब जितने एनबीएफसी है, एनबीएफसी या महिंद्रा फाइनेंस वगैरह जो भी होगा, मुथूट फाइनेंस नाम सुना ना, ये मुथूट फाइनेंस का प्रचार कौन करते थे, अमिताभ बच्चन कौन करते थे बताइएगा आप हमें। तो ये मुथूट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, जितने हो गए वो एनबीएफसी हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसी तरह की चीज़ों को ना ये आपसे जमा नहीं ले सकती, बट आपको लोन वगैरह जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो उसका जो आप कराते हैं लोन पे लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, वो सब आपको एनबीएफसी उसी के माध्यम से काम करती है। और ये कंपनी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ें, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चर्चा कैसा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, इससे मोटिवेशन हमें भी मिलता है। बहरहाल हम यहाँ एक्सरे कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल बेसिक देख रहे हैं, टाइम तो लगेगा भैया। अक्टूबर 2023 में किस लघु वित्त बैंक ने 8.5% तक की ब्याज दर के साथ अपना पहला ग्रीन फिक्स डिपॉजिट प्लैनेट फर्स्ट एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया। मतलब एफडी एक लॉन्च किया है, तो ठीक है, ये एक एफडी फिक्स डिपॉजिट का ही नाम है। तो कौन से बैंक ने किया है। चलिए हम कहाँ थे, एक बगल के बच्चे का बॉल आ गया था मेरे आंगन में, तो उसने डिस्टर्ब कर दिया। क्या हम देख रहे थे, हाँ चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से ही। अक्टूबर 2023 में किस लघु वित्त बैंक ने 8.5% की ब्याज दर के साथ अपना पहला ग्रीन फिक्स डिपॉजिट प्लैनेट फर्स्ट एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो ये सीधी सी बात है कि एक तरह का एफडी है। मैंने बताया था कि एफडी किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लिए, फिर एक चीज़ फिर हम यहाँ पे एक्सरे में आते हैं। वहाँ पर हमने देखा था एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये एक देखा था मैंने। अब यहाँ पे स्मॉल बैंक की बात आ रही है। स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं इसका भी हम देख लेते हैं उसी तरह से। तो देखिए इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत ही होता है, ठीक है। इस बैंक का भी रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है। और इसमें जो है ये एनबीएफसीज ही आगे चल के स्मॉल बैंक्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब भी कोई एनबीएफसी जो है, यानी कि पहले एनबीएफसी बेस हो गया, अगर एनबीएफसी ये 5 साल तक मिनिमम कार्य कर लेते हैं तो यही 5 साल के अच्छे कार्य इनका जब रहेगा तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कन्वर्ट होने के लिए एप्लीकेशन आरबीआई को दे सकते हैं। और जब आरबीआई को इनका जितना भी दिखेगा अच्छा रहेगा उसके सारे चीज़ों पे, तो फिर इसे एनबीएफसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा। अब रही बात स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ काम करते हैं। एनबीएफसी तो जमा आपसे लेते नहीं थे, डिपॉजिट नहीं ले सकते थे वो आपसे, केवल आपको लोन वगैरह फाइनेंस वगैरह कर सकते थे। लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपसे डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, आपके अकाउंट खुलवा सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह पर काम करना जहाँ अनसर्व्ड एरिया है। अनसर्व्ड मतलब वहाँ बैंक अभी नहीं पहुँचा है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। अनबैंकिंग क्षेत्र, अनबैंक्ड क्षेत्र जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वैसे जगह पर काम करना इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये जो काम करते हैं इस पर बहुत सारे रूल लागू होते हैं एनबीएफसी भी। ऐसा नहीं है कि इन पर कोई रूल लागू नहीं होता, इन पर कितने रूल, मतलब कि बैंक के सारे रूल को पालन नहीं करना होता है। जैसे बैंक के कितने रूल हैं, कितने समय समय पर दिशा निर्देश एक्ट बनाए गए हैं बैंक के रूल से, बताइए अगर आपको जानकारी हो तो। पहला तो देखिए बैंक एक्ट हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे। बैंक एक्ट मतलब बैंक कानून कब बना है, ये 1949 का। इसी तरह से आरबीआई एक्ट, आरबीआई 1934 से बना है ना सबसे पहले, तो आरबीआई एक्ट भी इस पर लागू होता है। और फेमा क्या है, रेगुलेशन है एक तरह से, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। फेमा मतलब आप विदेश में यदि किसी पैसों को लेन देन करते हैं तो फेमा एक्ट के तहत आता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है। और उसी तरह से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, आजकल ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट जो कर रहे हैं वो उसके लिए बनाया गया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, ये सब है जितने भी। तो इस तरह की एक्ट इस पर भी लागू होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी ये सारे एक्ट लागू होते हैं जो बैंकों पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बिना ये इस पर कोई रूल लागू नहीं है, बैंकिंग की सारी रूल्स इन पर लागू होती है। और बहरहाल सबसे फायदा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना सर्विस देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या मिला है, ये ग्रीन फिक्स डिपॉजिट नहीं, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट ये लॉन्च किया है, ये इस बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 3 भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, किसको किसको, अमनदीप सिंह गिल, नाजनीन राजानी और शरद शर्मा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 39 सदस्यीय उच्च स्तर सलाहकार निकाय की सूची में शामिल किया गया है। किस तरह का उच्च स्तर सलाहकार एडवाइजर, किसके लिए, कौन सी संस्था के लिए? तो संयुक्त राष्ट्र के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय की सूची में शामिल किया गया 3 भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट को, अमनदीप सिंह गिल, नाजनीन राजानी और शरद शर्मा, ये 3 लोगों को। तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सरे क्या देख ले, संयुक्त राष्ट्र का क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, पहले आप यही बता दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, ठीक है। बाकी अच्छा एक चीज़, जब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की चर्चा आ गई तो एक आजकल जो यूक्रेन रसिया युद्ध से नाटो बहुत चर्चा में है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा। इसकी स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था नाटो का। 45 का किसका, यूनाइटेड नेशन का। 49 को नाटो का। वाशिंगटन डीसी में इसका भी, वाशिंगटन डीसी में ही इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो नाटो क्यों चर्चा में है, क्योंकि नाटो जो है ना वो यूक्रेन को, बात आती है कि यूक्रेन अभी नाटो में शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात है। और नाटो एक इस तरह का संगठन है उन लोग का एक तरह से कि कोई भी नाटो सदस्य जितने भी हैं नाटो में, तो अगर उन पे एक भी लोग हमला करते हैं, एक भी सदस्य पे हमला कोई कंट्री करता है, तो जितने संगठन में शामिल हैं देश उस सारी पर हमला माना जाएगा और इस तरह से नाटो संगठन उन पे हमला करेगा। तो अभी यूक्रेन बहरहाल शामिल नहीं है, शामिल करने की बात हो गई थी, चर्चा चल रही थी। युद्ध में किसी भी देश को किसी भी संगठन में, इस तरह के संगठन में शामिल तो करना उद्देश्य ही होगा कि उस देश से लड़ना है जो उसके विरुद्ध है, ठीक है। चलिए बाकी वो इंटरनल बात है। तो क्या है, नाटो हमने देखा और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी वो भी हमने देखा। चलिए बहरहाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाल में अक्टूबर 23 की बात है, नवंबर का हम करंट अफेयर देख रहे हैं तो अक्टूबर 23 की ही बात करेंगे। क्या है,
किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? नेशनल आइकन मतदाता को जागरूक करने के लिए, सीधा सीधी कहिए ना, वो होता है ना कि सबको वोट देना, घर से जाना है भाई, वोट प्रतिशत बढ़ाइए, जितना ज़्यादा वोट प्रतिशत होगा उतना ज़्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ ही क्या है? वोटिंग। तो ये सब जागरूकता फैलाया जाता है। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए किसी को आइकन, ब्रांड एम्बेसडर सुने ना कि कंपनियां जैसे, तो राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा? राजकुमार राव। कौन है ये? बॉलीवुड अभिनेता। इनका फिल्म आपने देखा है? चलिए इसी बात कर लेते हैं, फिल्म आप लोग देखते होंगे। ये जो बॉलीवुड अभिनेता हैं राजकुमार राव, इनका पहला फिल्म कौन था जिसमें कि इनका लीड रोल था, मतलब कि मुख्य ये नेता थे, ठीक है? तो इनका पहला फिल्म था 2010 में, याद कीजिए, अब मैंने बता दिया कौन था फिल्म था राजकुमार राव का 2010 में पहला, जिसमें कि लीडिंग रोल में ये थे। देखिएगा उस फिल्म को, लव, सेक्स और धोखा। लव, सेक्स और धोखा, ये था इनका पहला पिक्चर राजकुमार राव जी का। इनका और बहुत सारा पिक्चर है, लेकिन पहला पिक्चर यही था। जैसे कि स्त्री, शादी में जरूर आना, बधाई दो, बधाई लो नहीं या बधाई हो नहीं, बधाई दो। तो इस तरह के इनका और भी पिक्चर है, लेकिन बहरहाल पहला पिक्चर इनका था लव, सेक्स और धोखा, 2010 में आया था। चलिए, नहीं देखोगे तो एक बार देखिएगा। तो ये क्या है? राजकुमार राव जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, ये इनको मतदाता जागरूकता राष्ट्रीय आइकन इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। लव, सेक्स, धोखा। लेकिन यहाँ पे मतदाता को जागरूक करा कि आप मत धोखा खाइए, वोटिंग दीजिए अपना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, भारत के किस व्यक्ति को? तो थचट विश्वनाथ नरेंद्रन। थचट विश्वनाथ नरेंद्रन को यहाँ पे थोड़ा मिक्स कर देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपने जान गया कि थचट विश्वनाथ नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष हैं। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या देखेंगे, आप बताइए हमें कि भारत में सबसे टॉप, भारत में नहीं वर्ल्ड में सबसे टॉप, वर्ल्ड में सबसे टॉप प्रोडक्शन स्टील का कौन सा कंट्री करता है? चीन। लेकिन हमें गर्व की बात है कि दूसरा नंबर पे हमारा देश भारत ही है चीन के बाद। देखिए चीन का तो 2022 का डेटा के अनुसार बता रहे हैं फिलहाल, हम 1 बिलियन से ज़्यादा, 1.013 बिलियन टन करता है, ठीक है? 1 बिलियन से ज़्यादा, लेकिन भारत का भी उतना नहीं है, फिर भी 125 मिलियन टन है अभी, 2022 के डेटा है। तो अमेरिका से भी हमारा देश भारत आगे है स्टील प्रोडक्शन में, ध्यान रखिएगा। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंट्री इंडिया ही है। बहरहाल चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय को देखते हुए थोड़ा सा अब हम फास्ट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्किप नहीं करेंगे कुछ भी, थोड़ी सी फास्ट हो जाते हैं। होता है ना जब कि आप पुलिस के जैसे जाते हैं तो 1 राउंड 2 राउंड कहा जाता है, धीरे धीरे दौड़िए, अंतिम में जितना जो है लगा दीजिए। तो चलिए हम भी लगा देते हैं और आप भी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, 7 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली यानी दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत पानी उनी पी रहे थे फ्रेंड्स, भी ज़रूरी है, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हम देख रहे थे 7 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? तो उसमें 52वीं जो जीएसटी परिषद की बैठक कब होती है, साल में कितना बार होती है मिनिमम, आप हमें बताइएगा। और उसमें कौन सी बात हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या, मूल कंपनी द्वारा गारंटीकृत कुल राशि या वास्तविक प्रतिफल के 1% पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। मतलब कि मिलों के पास तरलता बढ़ाने, पशु चारा के निर्माण की लागत को कम करने के लिए शीरे पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया। ये वैसे 28% से 5% कर दिया गया। इस तरह की चीज़ों को होती है कि पशु चारा वगैरह किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कितना भी ज़्यादा हो, 28% से डायरेक्ट सीधे 5% पे। आप हमें बताइए जीएसटी कितने स्लैब हैं टोटल जीएसटी में, टैक्स के कितने स्लैब हैं? 1 0, 1 5, 1 12, 1 18, 1 28 है, ठीक है? तो ये 28 मैक्सिमम है, तो 28 से सीधे 5 कर दिया गया सीरा पर, ठीक है? ताकि चारा वगैरह पशुओं के लिए जरूरी था। तो जौ को माल्ट में प्रसंस्कृत करने के लिए जॉब वर्कर सेवाओं पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। ये भी आपको बताना है कौन से इसमें सही है, बताना है। ऑप्शन ए एवं बी सही थे और सी ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आप यहाँ पे जीएसटी का एक्सरे, जीएसटी के बारे में क्या देख लिया जाए कि
जीएसटी लागू कब हुआ भारत में, पहला चीज़ तो ये आप बताइएगा। तो आप नहीं, हम बता देते हैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में, ठीक है। और जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में जो एक संशोधन हुआ वो आर्टिकल कितना है, तो वो भी आप ध्यान रखिए 279, क्योंकि आ जाता है, ठीक है, कि काउंसिल का गठन जो है जीएसटी का, ये गठन काउंसिल का जो निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस कमेटी का जो अध्यक्षता की, तो इस कमेटी का गठन करने के लिए कौन सा आर्टिकल इससे संबंध है, तो 279A, ठीक है, जीएसटी काउंसिल गठन से के संबंध में है। अब एक हम यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं, सबसे पहले जीएसटी किस कंट्री में लागू किया गया था, आपको पता है, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बहरहाल, लेकिन हाँ, भारत में जीएसटी लागू करने की चर्चा कब हुई थी ये बताइएगा। कहा तो जाता है कांग्रेस के कार्यकाल में ही जीएसटी पर चर्चा हुई थी। जी नहीं फ्रेंड्स, अटल बिहारी कार्यकाल में, अटल बिहारी जी के कार्यकाल में जीएसटी के संभावनाओं को तलाशने के लिए, संभावनाओं मतलब जीएसटी के बारे में, यानी शुरुआत वहीं से हो गई थी। वित्त मंत्री थे वेस्ट बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल के थे असीम दास गुप्ता पूर्व वित्त मंत्री, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। वो जीएसटी के संभावनाओं से संबंधित था, अटल बिहारी ने किया था। चलिए बहरहाल, और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होती हैं निर्मला सीतारमन। इसी तरह से एक होता है नीति आयोग, तो नीति आयोग के कौन सा अध्यक्षता करते हैं कौन व्यक्ति, हमेशा प्रधानमंत्री, यानी कि ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब कि उस पद पे जो होंगे पीएम के पद पे, वही नीति आयोग के अध्यक्षता करेंगे। उसी तरह से जीएसटी काउंसिल के हमेशा कौन, फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वही वित्त काउंसिल की अध्यक्षता की, ठीक है। और सीरा पर से 5% से घटा के हमने देखा कितना, 28% से घटा के कितना कर दिया गया, 5%, ठीक है। 18 से 5 किया गया, 28 से नहीं, ठीक है। ये जॉब को माल्ट में प्रशंसित करने के लिए जॉब वर्क सेवाओं को जो है, इसमें हम ऑप्शन में क्या था, 28% से घटा के 5 कर दिया गया, लेकिन यहाँ नहीं 18% से किया गया, तो ये ऑप्शन गलत था। 5 तो कर ही दिया गया, लेकिन 18 से घटा के किया गया। चलिए थोड़ा हम स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो इंडिया के ही होते हैं लेकिन अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, उन्हें एनआरआई बोला जाता है, को डिजिटल आवक प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए बिया अमेरिकस कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है, ठीक है, एक कंपनी है। तो इंडसलैंड बैंक ने, इससे क्या फायदा हो कि एनआरआई के जो भी कोई भी अपने परिचित रिलेटिव अगर इंडिया में रहते हो, तो पैसा वगैरह भेजना हो एनआरआई लोग को यहाँ भारत में, तो ये उसी के संबंध में ये सहयोग किया है इस कंपनी ने, इंडसलैंड बैंक और इस कंपनी बिया अमेरिकस कॉर्पोरेशन के बीच में हुआ है, ठीक है। एनआरआई लोग अपने, ताकि पैसे वगैरह रिमिटेंस वगैरह जो होते हैं अपने पैसे को यहाँ भेज सके, ठीक है, उसके लिए है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस कंपनी ने सामुदायिक पहल में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सीएसआर का नाम ने आपने सुना होगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीएसआर का फुल फॉर्म होता है। तो सीएसआर क्या होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट शब्द से ही पता चल गया है, सोशल मतलब सामाजिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही। तो ये जो सामाजिक जवाबदेही है कारपोरेट लोगों को, उसी से पता चलता है कि कुछ उन लोग को सोशल यानी समाज के लिए करना है। तो ये जो है महात्मा पुरस्कार 2023 किसने जीता, मतलब इस क्षेत्र में काम करने के लिए उत्कृष्टता के लिए, पहला चीज़ तो आप ध्यान दीजिए कि महात्मा पुरस्कार किसे मिला, तो यूएसटी कंपनी को मिला है, ठीक है, यूएसटी कंपनी को। ये एक अग्रणी डिजिटल परिवर्तक समाधान कंपनी है यूएसटी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण और आपदा राज्य जैसे क्षेत्रों में काम करती है, ठीक है। तो उसे सीएसआर उत्कृष्टता 2023 का महात्मा पुरस्कार मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सरे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सरे करेंगे सोशल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, इसका देखिए उद्देश्य क्या होता है, कारपोरेट गिविंग बैक टू सोसाइटी। इसका उद्देश्य सीधा सीधा आप समझिए, कारपोरेट गिविंग बैक टू सोसाइटी, मतलब कारपोरेट जो खुलती है, जैसे मान लीजिए कोयला खनन कंपनी आपके क्षेत्र में खुला, या एल्युमिनियम क्या कहीं एस्क निकलता हो, जो एल्युमिनियम कंपनी खुला, तो वो जो कंपनी है वो जाहिर सी बात है कि आपके क्षेत्र में खुला, तो आपके पर्यावरण जल सबको प्रदूषित कर रहा है, तो सोसाइटी से उसने कुछ कंपनी ने लिया, सोसाइटी से लिया। लेकिन सीएसआर का उद्देश्य क्या, कारपोरेट गिविंग बैक टू सोसाइटी। अब ये कारपोरेट उस सोसाइटी को कुछ देगा, सीधी सी बात है, कुछ देगा उस सोसाइटी को, ये जरूरी कर दिया गया है भारत सरकार ने, सीएसआर एक्ट के तहत जरूरी किया है, ताकि आप उस सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी है। तो क्या है कि एनुअल प्रॉफिट जो है जिस कंपनी का, जैसे सब कंपनी पर लागू नहीं होता है, छोटी मोटी कंपनी यही सब करने लगेगी, तो कंपनियों का विकास भी करना है हमारे यहाँ, रोजगार देने के लिए नई नई कंपनी भी खुलना है। अगर उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शुरू से दे दिया जाएगा तो फिर कंपनी विकास कहाँ से करेगी, तो सब चीज़ देखा जाता है इकोनॉमी में। तो ऐसे कंपनियों पर लागू है कि जिसका प्रॉफिट कम से कम 5 करोड़ हो, जिसका कितना मुनाफा कितना कम से कम हो 5 करोड़, वैसे ही कंपनी पर लागू होगा। या टर्नओवर मतलब पैसे का लेन देन, कुल मिला के 1000 करोड़ रुपए जिस कंपनी का टर्नओवर होता हो, लेकिन हाँ कम से कम उसका 500 का नेटवर्थ भी होना चाहिए, मतलब अपनी उसकी संपत्ति भी होनी चाहिए करोड़ की। तो वैसे लोग, तो खर्च कितना करना है 2%, ये आपको एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है 2%। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका औसत निकाल लिया जाएगा और उसका 2% उसे सीएसआर के रूप में खर्च करना है। देखिए अब इसका भी कंपनी है ना बड़ा चलाकी कर ली, थोड़ा सा टाइम, अब तो इसी में हम सोचते हैं कि फास्ट चले, लेकिन अब बात आ जाती है तो
करना पड़ता है। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि 2% जो कंपनियों को खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया, तो अब कंपनियाँ बहुत चतुर हो गई है। आप लोग पहले सुने होंगे कि अप्रेंटिस ITI के बाद अप्रेंटिस कंपनियाँ कराती थी, तो पहले अप्रेंटिस होता था। अब सुने होंगे कि अप्रेंटिस कई कंपनियों में देखोगे कि वहाँ के लोकल लोगों को ले रहा है। क्यों? क्योंकि CSR जो है लोकल लोगों को बेनिफिट देना होता है। तो वो जो अप्रेंटिस कराती थी, उसी अप्रेंटिस को अब वो CSR के तहत शामिल कर लिए हैं कि आगे अलग से हमको पैसा खर्च ना करना पड़े, और उस अप्रेंटिस को ही कह दें कि इतना लोगों को हमने प्रशिक्षण देने में इतना पैसा खर्च कर दिया। इतना पैसा जो हम है ना, उन लोगों को स्टूडेंट को प्रशिक्षण देने में खर्च कर दिए इतना पैसा, और पैसा से बचा लेगा। तो पैसा बचा लेगा, इसके लिए अप्रेंटिस को वो CSR में शामिल कर लिया। ये देखिए चतुराई कंपनियों का। तो जबकि प्रशिक्षण ये अप्रेंटिस तो पहले भी वो देते थे, तो ये तरीका कंपनियां अपना लेती हैं। हाँ, और इसमें देखिए अगर जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे एरिया में जल, कंपनियों को CSR के तहत क्या खर्च करना होता है, जल की व्यवस्था कराइए साफ, आप बस स्टैंड में लोगों को बैठने का व्यवस्था कर दीजिए, यात्री शेड का व्यवस्था कर दीजिए। ये सब शेड के तहत CSR के तहत आप कर सकते हैं। लेकिन कोई कंपनियां मान लीजिए उसको अनुभव नहीं है इन सब क्षेत्रों में काम करने का, तो CSR का जो 2% फंड है वो सीधे गवर्नमेंट को भी वो पैसा दे सकती है, लेकिन जहाँ तक उन्हें खुद से करना होता है लोकल, और गवर्नमेंट उससे फिर वही काम करवाएगी। तो एक तरीके होते हैं। तो हमने चलिए बहरहाल अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे ना, फिर वही टाइम का भी तो देखना पड़ता है। बाकी आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बहरहाल महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है, तो आप उस बैंक को भी कौन नहीं जानता है। जब महेंद्र सिंह धोनी को जानता है, बहरहाल स्टेट बैंक को कौन नहीं जानता है, SBI को। ठीक है, तो आप बता दीजिए। हम इसी का एक्सरे कर लेते हैं कि SBI का स्थापना कब हुआ था। तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चलिए, और RBI का स्थापना कब हुआ था, RBI क्या आप हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा, आप हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाते हैं सीधे, थोड़ा फास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अक्टूबर 23 की बात हो रही है, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण किया है, ताकि इसकी इक्विटी शेयर पूंजी अनुपात को 9.9% तक बहाल किया जा सके। तो कौन सा बैंक है? यस बैंक है। ठीक है, यस बैंक है। चलिए इसका एक्सरे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यह सिर्फ यहाँ एक्सरे नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए सर्जरी हो गया। क्या? को 29 अक्टूबर 2023 आपको याद रखना है। इसको एकदम माइंड में सर्जरी करके बैठा लीजिए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ने पहली बार ये मनाया है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस 29 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम थोड़ा भागते हैं फास्ट, लास्ट ही है, फिर भी समय का थोड़ा। 25 क्वेश्चन नंबर चलें। अक्टूबर 2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हालिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है बताना है। ऑप्शन ए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने परंपरा और संरक्षण में निहित अस्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और LIFE, एक LIFE स्कीम था। ठीक है, LIFE का भी स्कीम शुरू किया गया था, PM मोदी ने शुरू किया था 2021 में ही। ठीक है, COP21 के सम्मेलन में PM मोदी ने ग्लासगो में इसे शुरू किया था, लाइफ। ठीक है, लाइफ COP26। ठीक है, ग्लासगो में। तो यही लाइफ जो है, इसको पर्यावरण के जीवन शैली से संबंधित था बदलाव, ताकि आप जैसे ये इंडिविजुअल के लिए भी था और कंपनियों के लिए भी था कि बिहेवियरल चेंज लाइए, रिड्यूस इमिशन, मतलब कि इमिशन उत्सर्जन घटाने में, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है उसको घटाने में आप ऐसा बिहेवियरल चेंज लाइए। उसके लिए लाइफ ये शुरू किया मोदी जी ने COP26 में ग्लासगो में से लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसी के बारे में जो इसके आंदोलन के विचारों को बढ़ावा देने के लिए 2 और नई पहल किया गया है। इसी के विचार को बढ़ावा देने के लिए लाइफ को ही, पहला क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और दूसरा क्या है? इको मार्क योजना शुरू किया गया है। तो ये सही है, किया गया है। और ऑप्शन बी क्या है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा अधिगृहित ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को लागू करने के लिए जिम्मेदारी प्रशासक होगी। तो ये भी सही है। ग्रीन क्रेडिट को अधिसूचित कौन होगा? ये शिक्षा परिषद और वानिकी भारतीय अनुसंधान परिषद होगा। और इको मार्क योजना घरेलू और उपभोक्ताओं के उत्पादों के लिए। ठीक है, जो आप घरेलू यूज करते हैं कोई सामान, तो उस पर इको मार्क लगा हुआ मार्क आएगा, जैसे हॉल मार्क की बात हो रही थी। ठीक है, तो लेबलिंग प्रदान करती है, जो भारतीय मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं। मतलब कि जिस पे ये इको मार्क के लेबल लगा होगा, इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसा नहीं कि तहस नहस करके एकदम तहस नहस करते हुए उस प्रोडक्ट को बनाएगा, नहीं, पर्यावरण को ध्यान में उस कंपनी ने रखते हुए बनाया, उसे उस इको मार्क मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे एकदम फटाफट अब ख़त्म कर देते हैं। बाकी आगे 25 से लेकर 50 तक देखेंगे, लेकिन तब आप कमेंट करके जितने लोग देखे हैं कम से कम बताइए कि मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा, इसमें
क्या बदलाव और आप चाहते हैं? क्या ये टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उससे आपको कोई समस्या है अथवा नहीं? देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने में टाइम तो लगेगा, उससे घबराएगा नहीं। 1 महीने का करेंट अफेयर दोस्त आप 4 घंटे में, 1-1 घंटे के 4 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी बहरहाल आप बताइएगा आपको क्या है चाहिए, आपको कैसा लगा। दोनों कमेंट बॉक्स में, एकदम कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताइएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।